जिंदाबाद, पुलिस वाले जिंदाबाद, मान्य भाई बड़ी माटी जिंदाबाद, मान्य भाई बड़ी माटी जिंदाबाद, मान्य दलित मित्र संघर्ष करो, मान्य दलित मित्र संघर्ष करो, मान्य दलित मित्र संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मान्य भाई बड़ी माटी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्य दलित मित्र संघर्ष करो, मान्य दलित मित्र संघर्ष करो, पुलिस वाले जिंदाबाद, पुलिस वाले जिंदाबाद, मान्य भाई बड़ी माटी जिंदाबाद, मान्य भाई बड़ी माटी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, पुलिस वाले जिंदाबाद, मान्य दलित मित्र जिंदाबाद, मान्य दलित मित्र जिंदाबाद, मान्य भाई बड़ी माटी जिंदाबाद, मान्य मित्र संघर्ष करो, मान्य मित्र संघर्ष करो, पुलिस वाले जिंदाबाद, पुलिस वाले जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, माननीय नेता सम्मानित माननीय श्री मित्रा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में युवाओं की धड़कन, युवाओं के प्रयासोत्र, परम सम्मानित माननीय एडवोकेट कपिल मिश्रा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद देवीपान बस्ती मंडल के मुख्य संयोजक परम सम्मानित माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली लगाकर उनका स्वागत करें। साथियों, अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी के हैदराबाद प्रत्याशी भाई सम्मानित श्री चंद रावत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के चीफ गेस्ट माननीय चैत्र मिश्रा साहब को गणेश की प्रतिमा देकर के उनका सम्मान करेंगे। होती नहीं गणेश, होती नहीं गणेश, होती नहीं गणेश। मैं निवेदन करूंगा प्रत्याशी साहब से कि एडवोकेट युवाओं के प्रयासोत्र कपिल मिश्रा साहब को आप जो है प्रतिभा देकर के गणेश जी की उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दी आप लोग सभी सम्मानित लोग। भाई सम्मानित हमारे उमर हाशमी साहब से निवेदन करेंगे माननीय मिश्रा साहब को बाबा साहब की प्रतिमा देकर के सम्मान देने का काम कर रहे हैं। भाई सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी, भाई साहब से पटेल जी माने साहब को सहाल लेकर के भेंट कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से कि वो भी बुके देकर के माननीय मिश्रा साहब का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह साहब से आप भी माननीय बुके देकर के माननीय मिश्रा साहब का आप स्वागत करें। अयोध्या मंडल के मुख्य प्रभारी परम आदरणीय सम्मानित माननीय अजय गौतम से निवेदन करूंगा कि साहब को बुके भेंट करें।
भाई कुसुमेश मिश्रा जी साहब को मुख भेंट करें। हर गोविंद शुक्ला जी, शगुन वाजपेयी जी और भाई बबलू पांडे जी। भाई रामफिर पाल जी, बाबा भाई रावत जी, आप लोग माननीय मिश्रा साहब का बुके देकर के स्वागत कर रहे हैं। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दें आप लोग सभी लोग जो है। अब मैं अपनी कमेटी से भाई शगुन वाजपेयी जी से, कुसुमेश मिश्रा जी से और हमारे मुफीद भाई विधानसभा साहब पटेल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि भाई माने साहब को माला पहना करके भाई हरिराम गौतम जी से आप लोग सभी लोग साहब को माला पहना करके आप लोग स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन जिंदाबाद, माने भाई जिंदाबाद, माने हिंदी मिश्रा साहब जिंदाबाद, माने हिंदी मिश्रा साहब जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन पार्टी जिंदाबाद। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, सत्ता में लाना है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, सत्ता में लाना है। हाथी नहीं गणेश है, हमारे गुरु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, हमारे गुरु महेश है। बहुजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मिश्रा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया भैया भाई ठीक है भाई सम्मानित हमारे बीच में हमारे शायर भाई अली शाह साहब भी जो मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कम समय में माननीय आज के चीफ गेस्ट माननीय मिश्रा साहब का स्वागत करने की कृपा करें। भाई सम्मानित अली शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया संचालन कर रहे माननीय अजय गौतम साहब, हमारे माननीय मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और हरदिल अजीज ब्राह्मण शिरोमणि मुख्य अतिथि साहब का हम खैर मकदम करते हैं। साथ में हमारे माननीय बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही अच्छे, तेज तर्रार, युवा दिलों की धड़कन माननीय कपिल मिश्रा साहब भी तशरीफ ले आए हैं। हम लोग जोरदार तालियों से आपका खैर मकदम करते हैं। खिले हैं फूल गुलशन में, नजारे मुस्कुराते हैं। खिले हैं फूल गुलशन में, नजारे मुस्कुराते हैं। फलक पर चांद तारे भी खुशी से झिलमिलाते हैं। फलक पर चांद तारे भी खुशी से झिलमिलाते हैं। जो है दरगढ़ की धरती पर मेरे मिश्रा जी आए हैं। जो है दरगढ़ की धरती पर मेरे मिश्रा जी आए हैं। दिए हम सबके आंगन में खुशी से जगमगाते हैं। दिए हम सबके आंगन में खुशी से जगमगाते हैं। एक छोटा सा गीत अपनी जगह। बहन जी की है ये ललकार, जरा ताली वाली बजाएं आप लोग। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और हमारे ब्राह्मण शिरोमणि आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। बहन जी की है ये ललकार, बनेगी बसपा की सरकार। कि कुर्सी खाली कर दो, कि रास्ता खाली कर दो।
ये मिश्रा जी की है ललकार, बनेगी बसपा की सरकार कि कुर्सी खाली कर दो, कि रास्ता खाली कर दो। हर ओर बड़ी तंगहाली है, हर ओर बड़ी तंगहाली है, जनता की बड़ी बदहाली है। पहले से कहा खुशहाली है, न तो ईद है न दिवाली है। नहीं इन बातों से इनकार, लुटेरी यूपी की सरकार, ये कुर्सी खाली कर दो, कि रास्ता खाली कर दो। ओ मेरा 15 लाख मिलेगा कब, और 100 से खेत बचेगा कब। बेईमानी घोटाले कर करके ये पेट तुम्हारा भरेगा कब। ये तेरा जुमलों का व्यापार है, तेरा झूठ का कारोबार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। ओ बातों में लच्छेदारी है, नस नस में भरी मकारी है। मजमे वाला तुमदारी है, और नफरत का व्यापारी है। तेरी होने वाली है हार, तेरा झोला है अब तैयार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। और अंतिम 2 पन दोस्तों, और अपनी जगह वक्त की कमी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। ये रास्ता खाली कर दो, ये कुर्सी खाली कर दो। और ब्राह्मण ने शंख बजाया है, अगरा पिछड़ा भी आया है। मुस्लिम ने हाथ मिलाया है, दलितों ने साथ निभाया है। हाथी ने सूंड उठाया है, ये बसपा सखी केवनहार। बहन जी आओ पछली बार, ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। और अंतिम पंक्तियां, ये रास्ता खाली कर दो, ये कुर्सी खाली कर दो। अब माँ बहन जी आएंगी, अब मिश्रा जी भी आएंगे। अब माँ बहन जी आएंगी, संसाधन खूब जुटाएंगी। रोजी रोटी भी दिलाएंगी, और यूपी को चमकाएंगी। बहन जी लीडर है दमदार, वही है सीएम की हकदार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में अपने गीत के माध्यम से जनाब अली सईद साहब ने बात को रखने का काम कर रहे थे। अब मैं इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय परम सम्मानित युवाओं के प्रेरणा स्रोत एडवोकेट कपिल मिश्रा साहब से कि आप आए और हम सबके बीच में अपनी बात रखने की कृपा करें। सम्मानित कपिल मिश्रा साहब। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सब लोग हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। आदरणीय बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहा है।
क्या ऐसी सरकार का वादा किया था इन्होंने? साथियों, पिछले 10 साल से इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने इस प्रदेश की जनता के साथ और खास तौर से युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और केंद्र में तो इनकी सरकार अब लगभग 8 साल से है, तो अब तक तो 16 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। साथियों, आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवेज हो या और कोई सरकारी यूनिट हो, एक एक करके ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है। और ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का सुरक्षित भविष्य हमारे प्रदेश के युवाओं का। साथियों, वहीं आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 युवाओं को नौकरियां दी थी। साथियों, उसके चलते लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी गई थी और लगभग 2 लाख से अधिक अध्यापकों को नौकरियां दी गई थी, ताकि हमारे युवाओं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य अच्छे हाथों में उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई हो सके। साथियों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का और झूठ बोलने का काम करते हैं और उसी के बिना में अपनी सरकार अभी तक चलाते आ रहे हैं। इनको मैं तो बल्कि कहता हूं बीजेपी का फुल फॉर्म ही बदल देना चाहिए। बीजेपी का पूरा फॉर्म भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ और इस देश की जनता के साथ सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। और साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसका आजकल बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई किसी न किसी एंगल से या किसी न किसी के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हर किसी के पास मोबाइल फोन है और हर कोई, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने में। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप सब लोग भी खुल के इसका इस्तेमाल करें और इन सरकार का, आप इनके गलत दुष्प्रचारों का, प्रसारों का आप खुलकर विरोध करें और इसी के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और अपनी तकलीफें जो आप लोग सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे या जो नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप सब लोग अपनी तकलीफें हम तक पहुंचा सकते हैं। और मैं इस चीज का आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी और मैं खुद आपकी तकलीफें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने ये भरोसा और आश्वासन दिलाया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं की दिक्कतें, उनकी समस्याओं, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप सब लोग ये जानते हैं कि आदरणीय बहन जी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन आप सब लोग काफी देर से, दूर दूर से इस तपती धूप में मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने और समझने आए, तो मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आज पहली बार आपके बीच आया हूं, लेकिन ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार नहीं होगा। मैं दोबारा आपके बीच आऊंगा, 5 बार आना पड़े, 10 बार आना पड़े, मैं आपके बीच आऊंगा और खास तौर से युवाओं की दिक्कतें, समस्याएं, उनकी तकलीफों का सामना करने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा। साथियों, लेकिन मैं कोई आपके बीच कोई नेता बन के नहीं या कोई मुख्य अतिथि बन के नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा तो आपका मुख्य साथी बनने आऊंगा और आपका मुख्य साथी बन के रहूंगा। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो भी आप बातें
या मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा रखे उनके विचार सुने समझे, तो उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाइए और उनको घर घर पहुंचाइए और सब जगह बता दीजिए कि अब किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। साथियों, जिस तरह एक टपकता नल जो कि खराब हो उससे कहां तक पानी पहुंचा जाएगा, अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अब वक्त आ गया है इस सरकार को बदलने का और कीचड़ होने से रोकने का। और ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई बीमार कपकपाता आदमी जिसको कोई हल्का सा झंझोड़ दे तो वो मुंह के बल गिरता है, उसी तरह इस बीमार और कपकपाती सरकार को आपको हल्का सा झंझोड़ने की जरूरत है और हाथी का बटन दबा के सबको बता देना है। और उसी तरह ये 10 मार्च को अपना मुंह के बल ये बीमार और कपकपाती सरकार गिरने वाली है और आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कपिल मिश्रा साहब को। अब मैं इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट परम आदरणीय परम सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद माननीय सतीश मिश्रा साहब से कि आप आए। भाई सम्मानित मैं निवेदन करूंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी की बहन जी द्वारा प्राप्त भाई श्री चंद्र रावत जी से कि आप आए और अपने लोगों से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। भाई श्री चंद्र रावत जी। मैं नमन करता हूं विधानसभा की इस भूमि को। मैं नमन करता हूं संविधान के निर्माता गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। मैं नमन करता हूं बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले जन्मदाता माननीय श्री कांशीराम जी को। मैं आदर पिता मानता हूं बहुजन समाज पार्टी की परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, और आज के माननीय श्री सतीश मिश्रा साहब जी को, मंच पर बैठे सभी सर समाज के सभी साथी और नीचे बैठे बहन भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं राजनीति में कदम रखा हूं गरीब की मदद करने के लिए, और बहन जी की आशीर्वाद और आप सभी के आशीर्वाद से मैं यह तक पहुंचा हूं। बहुजन समाज पार्टी सम्मान अधिकार दिलाने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी बड़े बड़े वादे झूठे वादे नहीं करती, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया करते हैं। सभी को जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित भाई प्रत्याशी श्री चंद्र रावत जी को। अब मैं निवेदन करूंगा, मैं गर्वत प्रार्थना करता हूं आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद माननीय बहन जी के बहुत ही करीबी परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय सतीश मिश्रा साहब की आप आए और हर सबके बीच में अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय सतीश मिश्रा साहब। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, मुख्य सेक्टर संयोजक अयोध्या देवी पाटन मंडल, माननीय मोहित राजदान जी, मुख्य सेक्टर संयोजक, श्री चंद्र रावत
जो कि प्रत्याशी हैं हैदरगढ़ से, जो हमारी सुरक्षित विधानसभा है, जिन्होंने अभी उनका गला बंद हो गया है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार करते हुए आप लोगों से कुछ शब्दों में अपील की है। और जिस प्रत्याशी का चुनाव के दौरान गला बंद होता है, खराब होता है, तो ये दिखता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। और वो घूम करके आपके बीच में 24 घंटे घूम करके आपसे मिलने का काम, आपसे बातचीत करने का काम, अपनी बात रखने का काम, तो ऐसे व्यक्ति को चुन करके और विधानसभा भेजने का दायित्व हम सबका और आपका भी बनता है। श्री चंद्र रावत जी आपके बीच में ही हैं, श्री जग प्रसाद रावत जी जो कि दरियाबाद से हमारे प्रत्याशी हैं, और जबकि दरियाबाद हमारी एक सामान्य सीट है, लेकिन सामान्य सीट होने के बावजूद भी हमारी मुखिया, हमारी नेता बहन माइती जी ने इनको आशीर्वाद दे करके और उस सामान्य सीट से हमारे साथी को मैदान में उतारने का काम किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये विधानसभा में जीत करके और जाने का काम करेंगे। श्री मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय अजय गौतम जी, मैं सत्यदेव रावत जी सेक्टर प्रभारी, अनिल कुमार गौतम जी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव रामफेर पाल जी तथा हमारे अन्य सभी बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ साथी, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण तथा यहाँ आए हुए इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, माताएं, बहनें जो कि बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के साथियों, भाइयों, आज हम लोग आपके बीच में जब हैं तो इसके बाद सिर्फ 2 दिन का समय है, जब उसके बाद आपका चुनाव आ जाएगा। 27 तारीख को आपको वोट डालना है और 27 तारीख में और आज के दिन में जो वक्त बचा है वो इतना कम वक्त है जिसको कि आप शायद 24 घंटे रोज के हिसाब से अगर उपयोग करेंगे तो भी आपको बहुत कम लगेगा। और ये आपको मान के चलना है कि आप ये समझ लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से 4 जगह वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद सामने बातें आई हैं, उससे क्लियर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और इसीलिए हम सबका भी दायित्व बनता है कि हमारा ये मंडल, हमारा ये जिला बाराबंकी जो कि लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है, और ये कहीं पीछे ना रह जाए और हैदरगढ़ और दरियाबाद के लोग बाद में पछतावा न करें। इसलिए आपको भी आगे बढ़ चढ़ करके और अपना योगदान देना है, जिससे कि आपकी सीटों का भी, आपके इस जिले का नाम भी जब चुनाव की गिनती हो 10 मार्च को, तो उसमें बढ़ चढ़ करके लिया जाए कि बाराबंकी पहले की तरह, जैसे हमेशा पहले बहुजन समाज पार्टी का एक तरफ से खाता खुलता था तो बाराबंकी से शुरुआत होता था, अब की बार भी ऐसा ही होना चाहिए। भाइयों, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में आज का माहौल जो है धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया है जहां पर लोगों का जो एक बहुत परेशान थे, दुखी थे इस 5 साल की सरकार से, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार से, अब पिछले जब से 10 फरवरी से जब से चुनाव शुरू हुआ, जब से वोट पड़ना शुरू हुआ, उसके बाद से लोगों के अंदर उत्साह बढ़ गया है। कल जो 23 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं, आज धीरे धीरे लोगों के अंदर उत्साह इतना बढ़ गया है क्योंकि उनकी मायूसी कम हो रही है। और मायूसी क्यों कम हो रही है कि उनको ये खबर मिल रही है और पूरे प्रदेश से खबर मिल रही है कि एक तरफा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली बहन मायावती जी, जो खाली नारा नहीं देती हैं, उसको अमली जामा भी पहनाने का काम करती हैं। हर जाति, हर धर्म के लोग और हर बहन मायावती जी को अपना वोट देने का काम कर रहे हैं। एक तरफा मुस्लिम समाज, उसने पूरा पहली 10 तारीख से ही मन बना लिया कि अब की बार बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने समाजवादी पार्टी के 134 दंगे जिन्होंने कराए थे और जो कि नाच गाना देख रहे थे जब दंगे हो रहे थे,
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, जो कि खाली डराने, धमकाने और दबाने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पूरा मन बना लिया। और आपको भी खबर मिल गई होगी कि एक तरफ से बहन मायावती जी के हाथी के निशान पे, बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान में उन्होंने वोट डालने का काम किया और आगे भी वोट डालने का उन्होंने प्रतिज्ञा की है। दलित समाज को तो बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत उलझाने की कोशिश की, तरह तरह की बातें करने की कोशिश की, लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि चाहे झोपड़ी के अंदर जा करके उनके साथ में नाटक करते हुए खाना खाओ, ये झोपड़ी के अंदर जब खाना खाने जाते हैं तो ये हमारे सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जाते हैं। 5 सितारा होटलों से खाना मंगाते हैं, खाना पहले पहुंचा देते हैं जिस घर में जाना है, फिर मीडिया के साथियों को लेकर जा करके और वहां भोजन करने का दिखावा करते हैं। ये वो लोग हैं। लेकिन दलित समाज टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने अपना सारे चुनाव पिछले हुए दिखा दिया कि हम चट्टान की तरह बहन मायावती जी के साथ में खड़े हैं, हमारी तरफ निगाह करने की कोशिश ना करो, तुम कुछ भी कर लो, हम बहन मायावती जी के साथ में। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज, पूरे प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज का आपने देखा, उसने एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का क्यों काम किया आपकी बार, और आगे भी देने का काम कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि उसने देख लिया, उसने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी, जहां पर अगर दलित समाज को वो अपना पहला दुश्मन मानते थे तो ब्राह्मण समाज को भी अपना पहला ही दुश्मन मानते थे और किस तरीके से उनका उत्पीड़न करते थे ये भी सबने देखा। उनसे ऊब करके ये जो झूठा मुखौटा लगा करके आए थे धर्म के नाम का, भारतीय जनता पार्टी वाले, इनको उन्होंने वोट देने का काम किया। और इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने सिवाय छलने के और सबको छला और ब्राह्मण समाज को भी छलने का काम किया। और इतना गर्व से कहते हैं, इनको बड़ा एक संतोष मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं ये बताते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो 500 से ज्यादा ब्राह्मण के समाज के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज, 500 से ज्यादा की हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर हो गया। ये गिनती बताते हैं और बता करके अपनी पीठ थपथपाते हैं और फिर कहते हैं कि अब की बार 5 साल की सरकार और दे दो हमको, फिर गिनती गिनना ही भूल जाओगे, इतने लोगों को हम ठिकाने लगाने का काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने वो भी 5 साल देखा जब उसने 7 से 12 की सरकार चलाई थी, और देखा था कि 7 से 12 की सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की थी तो उसमें भागीदार के रूप में ब्राह्मण समाज के लोग थे। उनका खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान उस समय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने लौटाने का काम किया था। उन्होंने चाहे 15 कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया हो, चाहे 15 से ज्यादा उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया हो, और चाहे उन्होंने 6 से ज्यादा, आधे दर्जन से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजने का काम किया हो, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में अपना नेता बनाने का काम किया हो पार्टी का। इसके साथ साथ में 5000 से ज्यादा सरकारी वकील भी ब्राह्मण समाज के बहन मायावती जी ने उच्च न्यायालय से लेके और नीचे की अदालतों तक देने का काम किया था। उन्होंने सर्व समाज को दिया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया था, उन्होंने सरकार बनाने में साथ दिया था। तो बहन मायावती जी ने भी जो वादा किया था, उन्होंने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपने देखा कि जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो चारों तरफ विकास होता था, विकास की गंगा बहती थी, हर तरफ उन्होंने विकास बढ़ाने का काम किया। 23 नए जिले बनाए, आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 1/3 जिले तो बहन मायावती जी की देन है। उन्होंने जिले बनाए 23 जिले, और जब जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। उन्होंने समग्र विकास करके इन जिलों को बनाने का काम किया, 1/3 जिले बना करके पूरे प्रदेश में एक नया दौर बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी वाले तो खाली आए और उनका
नाम बदलने का काम करते रहे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब भी आती है, आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही चौतरफा पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, दंगे, फसाद, बलात्कार, इन सब चीजों की एक छड़ी लग जाती है और वो समाज पता लग जाता है प्रदेश के लोगों को कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई है और सरकार चल रही है। लेकिन उसको उखाड़ के फेंकने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीदें लोगों को थी। लोगों ने उम्मीद कर रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो मुखौटा एक धर्म का पहनते हैं, तो ये शायद बात जो करते हैं वो सही करते होंगे। लेकिन इन्होंने तो और भी बढ़ चढ़ करके धोखा देने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया, लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, डराने का धमकाने का काम किया और इस तरह से सरकार चलाने का काम किया। बहन मायावती जी तो कानून द्वारा कानून का राज चलाती थी। ये कहते हैं हम तो रोको और ठोको और उसके बाद गोली मार दो, इस तरह से कानून चलाते हैं, कानून का राज चलाते हैं। ये इन्होंने महिलाओं से क्या कहा? महिलाओं से कहा कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। कौन सी सुरक्षा इन्होंने महिलाओं को दी? आज हम नहीं कहते हैं, आज जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में आज हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है। ये ऐसी इन्होंने सुरक्षा महिलाओं को देने का काम किया। महिलाओं से कहा कि हम आपकी रसोई के दाम कर देंगे। आज क्या रसोई के दाम कम किए इन्होंने? आज तो गैस के दाम जो 200 रुपए सिलेंडर था उसको बढ़ा करके और इन्होंने तो 1200 के पार करने का काम किया। और रसोई में जिस चीज का भी इस्तेमाल होता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे सब्जी भाजी हो, सबके दाम इन्होंने 5-5 गुना बढ़वा दिए। इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार करा करके पूरे चौतरफा महंगाई बढ़ाने का काम किया, सबकी कमर तोड़ने का काम किया। जहां 50 रुपए में रसोई चलती थी उसको 500 रुपए में पहुंचाने का काम इन्होंने करने का काम किया। तो ये झूठा वादा करने का काम। इन्होंने बेरोजगार लोगों से क्या कहा? हमको वोट दे दो, हम तुम्हारी बेरोजगारी दूर कर देंगे। कहां से बेरोजगारी दूर करते? उसी तरह का झूठा वादा था जैसे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये तो जानते ही थे कि ये झूठा वादा है, क्योंकि इनके पास तो नौकरियां बची ही नहीं। जो नौकरियां थी, सरकारी उपक्रमों में नौकरियां मिलती थी। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे जितनी तेल बनाने कंपनियां हो, चाहे आपकी हवाई जहाज बनाने कंपनी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जहां भी हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, बिजली उत्तर प्रदेश का बिजली कॉरपोरेशन हो, और चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, हर जगह को इन्होंने अपने प्राइवेट लोगों के हाथों में देने का काम किया। कौन लोग? वही उद्योगपति जो इनको हजारों करोड़ रुपए का चंदा देते हैं। उनका चंदा अदा करने के लिए इन्होंने लोगों के पेट में लात मारने का काम किया, उनकी नौकरी लेने का काम किया। इन्हीं संस्थानों में, इन्हीं जगहों पर तो नौकरी निकलती थी, वहीं पर तो लोग लाखों की संख्या में नौकरी पाते थे। इन्होंने वहां पर जब इन्होंने इनको बेच दिया निजी हाथों में या ठेके में दे दिया इन्होंने नौकरी का काम, तो उसके बाद क्या नतीजा निकला? यही निकला कि वहां पर अब नौकरियां खत्म हो गई और ठेकेदार जिसको चाहेगा उसको रखेगा। रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो गया। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत में देश को गुलाम बनाने की तरफ दोबारा से ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसा हिंदुस्तान आजाद होने के पहले किसी कुछ चुनिंदा लोगों के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में गुलाम था, ये चुनिंदा 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में गुलाम करने का काम कर रहे हैं। बैंकों में डाका डालने का काम कर रहे हैं। पहले तो सुनते थे कि किसी बैंक में डाका पड़ गया, इतने लाख रुपए लुट गए। अब तो करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए का खुलेआम डाका पड़ता है। बैंकों में जो पैसा है उसको लूट करके और लूटने के बाद भ्रष्टाचार के माध्यम से जो इनके उद्योगपति साथी हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं और विदेश भेजने का काम भी यही करते हैं। वहां पर उनकी देखभाल करते हैं। 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला अभी 3 दिन पहले निकला, फिर से एक नया घोटाला निकल पड़ा बैंक का। ऐसे ही निकलते रहते थे लाखों करोड़ के, 25,000 का और निकल पड़ा। और इसके बाद क्या करते हैं? ये घोटाला होने के बाद उन्हीं बैंकों को, उन्हीं घोटालेबाजों को
उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में उसको बेच देने का काम करते हैं और औने पौने दाम पे बेच करके आपकी संपत्ति को लूटने का काम, लुटवाने का काम करते हैं और वहां पर जो सरकारी नौकरियां मिलती थी उसका रास्ता बंद करने का काम करते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने सभी को धोखा दिया। जब बेरोजगार लोगों ने कहा, आंदोलन किया, तो आंदोलन करने के बाद उनको क्या मिला? लाठियां मिली, डंडे मिले, सर फोड़ दिए गए विधानसभा के सामने। लोगों ने, सबने देखा और उसके बाद जब सर फोड़े गए तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारी क्या गलती, हम तो आपने वादा किया था, हम आपसे वो मांग कर रहे हैं। तो उनसे कहते हैं कि वादा तो हमने बहुत किए, एक सलाह दे देते हैं तुमको, जाओ और पकौड़े बेचने का काम करो, बड़े पढ़े लिखे हो, तुम लोग पकौड़ा बेचो जाके। इस तरह की सलाह उन नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान, जो डिग्री होल्डर थे, उनको पहले वादा करके उनको ये सलाह देने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। किसानों से क्या कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना तो नहीं की, किसानों के ऊपर एक 5-4 कानून काले लादने का काम किया। ऐसे कानून जिसमें कि किसान की जमीन जीवन भर के लिए उसके हाथ से चली जाए। वो जमीन भी उसमें कानून के तहत में वो बट्टे में देनी पड़ती, किसको? इन्हीं उद्योगपतियों को। और जब उनके हाथ में चली जाती, किसान समझ गया पूरे देश का, प्रदेश का भी, कि एक बार ये कानून लग गया तो ये जमीन तो हमारे साथ जीवन भर के ले गई, क्योंकि हम तो कोर्ट कचहरी के ही धक्के खाते रहेंगे, ये जमीन कभी वापस नहीं आने वाली। उसने आंदोलन किया, 700 से ज्यादा किसान मर गए, शहादत हो गई उनकी, इनको कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने देखा कि इस आंदोलन को खत्म करना है तो इस हद तक गिर गए कि लखीमपुर में जाकर के 4-4 किसानों को गाड़ी से कुचलवा करके, मंत्री ने अपने लड़के की गाड़ी से कुचलवा करके और उनकी हत्या करने का काम भी किया। और वो मंत्री आज भी मंत्री बने हुए हैं। और मंत्री ही नहीं बने हुए, उनका लड़का 3 महीने जेल में रहा और जेल में रहने के बाद उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार को ही अपना पक्ष रखना पड़ता है। अदालत के सामने ऐसा पक्ष रखा जिससे कि वो बाहर आ जाएं। और उसी के ठीक विपरीत खुशी दुबे नाम की एक लड़की, जो कि ब्राह्मण समाज की थी, जिसकी 1 दिन पहले शादी हुई थी कानपुर में और उसकी मेहंदी भी नहीं हाथ की सूखी थी, उसको इन्होंने, उसके पति को गोलियों से उड़ा दिया, औरों को, घर वालों को उड़ा दिया। उसके बाद उसको भी जेल में डाल दिया। उसके साथ साथ में घर में एक महिला जो काम कर रही थी, उसके साथ में 6 साल की बच्ची थी और 3 साल का छोटा बच्चा था, उसको भी जेल में बच्चों समेत डालने का काम किया और आज तक नहीं छोड़ा। 20 महीने हो गए। 20 महीने से 12 बंकी में ही एक स्थान है जहां पर नाबालिग लोगों को बंद रखते हैं। ये 2 कमरे में 35 लड़कियां बंद हैं, उसी में खुशी दुबे को भी बंद कर रखा है। आज 20 महीने से बेल नहीं होने दी, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री स्वयं उसको देखने का काम कर रहे हैं और देख करके इसकी अपनी देखरेख में निर्देश दे रखा है, किसी भी हालत में उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और कैसा जिस तरीके से हाथरस में एक दलित महिला की बेटी के साथ में हुआ, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? किस तरीके से पहले उसका बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद में उसका जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु शरीर भी उसकी मां को नहीं दिया। मां और घर वाले रोते रहे, बिलखते रहे कि अच्छा नहीं दे रहे हो, देखने तो दे दो चेहरा, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, लखनऊ से बैठ करके जिलाधिकारी को निर्देश दे रहे थे कि हम खुद बैठे देख रहे हैं टेलीविजन में सारा चीज और हम खुद देख रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में इस लड़की, जो लोग इसमें मुलजिम हैं, उनको बचाना है हमको, क्योंकि वो लोग हमारे अपने हैं और इसलिए इसका मृत्यु शरीर इनके परिवार वालों को मत देना, मीडिया को भी मत आने देना पास में। और इसको फिर कितना घृणित कार्य करवाया गया वो भी सबने देखा कि जिलाधिकारी ने खड़े होकर के फिर रात के 2:30 बजे उस लड़की को ले जा करके एक पुलिस कांस्टेबल ने और खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का काम किया। ये वो सरकार है जिसने सभी से अलग अलग झूठे प्रचार बातें कही। उन्होंने कहा, खाली कहते हैं हम पूरे प्रदेश में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बहन मायावती जी के जब जवाब देना पड़ता नहीं दे पाते हैं विकास की बात को, कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास किस में कर रहे हैं? कागजों में कर रहे हैं, विकास विज्ञापनों में कर रहे हैं,
खाली जो बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं और अखबारों में छपवाते हैं, उसमें इनका विकास दिखेगा। इनका विकास कहीं और नहीं दिखता है। और उस विज्ञापन छपवाने के लिए ये लगभग 300 से 500 करोड़ रुपया हर महीना खर्च करते हैं, अखबार छपवाने के लिए, लगाने के लिए और टीवी में दिखाने के लिए। उस 500 करोड़ रुपए को, जो कि लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने खर्च किया अपने पूरे 5 साल में अपने विज्ञापनों में, अगर यही रुपया इन्होंने लगा दिया होता डॉक्टरों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, गरीबों को बस देने के लिए, खाना देने के लिए, तो कोरोना के समय जो दृश्य हम लोगों ने देखे कि सड़कों में लोग 500-500 मील, 300 किलोमीटर, महिलाएं और आदमी चलते चले जा रहे हैं कोरोना के समय, बच्चों को गोद में लिए हुए सूटकेस पर बैठा करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं। न उनके लिए कोई गाड़ी का इंतजाम किया, न बस का इंतजाम किया और न खाने का इंतजाम किया, न टेंट लगाने का इंतजाम किया, न डॉक्टरों का इंतजाम किया, न ऑक्सीजन का इंतजाम किया, न दवाई का इंतजाम किया, न नर्स का इंतजाम किया। और नतीजा क्या निकला कि उन लोगों ने दम तोड़ दिया। लाखों लोग मर गए इस वजह से कि डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली। उनके मरने के बाद उनके जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने की लकड़ियां नहीं मिली, लोगों को गंगा नदी में बहा दिया गया, दफनाने की जगह नहीं मिली, बालू में दफनाने का काम किया गंगा किनारे, और फिर जानवरों ने किस तरह से उनको नोचा खसूटा, वो भी सबने, वो दृश्य भी, घिनौने दृश्य भी लोगों ने देखने का काम किया, लेकिन इनको कोई असर नहीं हुआ। अपनी पीठ थपथपाते रहे विज्ञापनों में कि हमने तो बड़ा अच्छा काम किया, हमने तो कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया, अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो लाखों लोग और मर जाते। इस तरह की बात करने का काम करते। आज शायद इन्होंने वो पैसा जो अपने ऊपर लगाया, इनके ऊपर लगाया होता तो आज वो लोग हमारे बीच में जीवित होते और हमारे बीच में आज अपनी बात रख रहे होते, हम लोगों के साथ में मौजूद होते, घरों में अनाथ नहीं होते बच्चे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, अगर इन्होंने अपना दायित्व निभाने का काम किया होता। लेकिन अभी जब सरकारी चल रहे थे काम, आपने देखा कि पत्थर लगाते फिर रहे थे, सरकारी प्रोग्राम थे, उसमें मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे और दिल्ली के बड़े बड़े नेता भी घूम रहे थे और पत्थर लगा रहे। किस बात के लिए? कि हम अगले 5 साल में ये काम करेंगे। और वहां पर करते क्या थे उस प्रोग्राम में? पैसा सरकार का पैसा, यानी कि आपका पैसा, टैक्स वाले का पैसा, उसको इस्तेमाल करके उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें वोट मांगते थे, वोट मांगने का काम करते थे। हजारों की संख्या में बसों पे खर्चा किया, अखबारों में सब गिनती आई। यही बसें अगर लगा दी होती तो लोग पैदल मरते नहीं आने में, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को तो छलाई, 2 गुना की बात कही थी, मरवाने का काम किया। 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाया, 25 रुपए गन्ना मूल्य किसान का बढ़ाया। वो भी कब? जब चुनाव आ गया। चुनाव आने के पहले 1 महीने पहले 25 रुपए का मूल्य बढ़ाया और इनके मंत्रियों ने खुलेआम कह दिया है कि जैसे ही सरकार ये चुनाव हो जाएंगे, हमने दबाव में 4 कानून वापस लिए हैं, हम उनको दोबारा लगाने का काम करेंगे। 35 रुपए बढ़ाए थे समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने भी जब चुनाव खत्म आने वाला था तब बढ़ाने का काम किया था। लेकिन बहन मायावती जी ने ठीक इसके विपरीत अपनी सरकार में 125 रुपए क्विंटल का दाम था उस समय, उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया। बहन मायावती जी ने चौतरफा विकास करने का काम किया, कानून द्वारा कानून का रास्ता स्थापित किया। 23 जिले तो बनाए, 29.5 जो डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम के नाम से जाने जाते थे उसका समग्र विकास किया। सीसी रोड बना करके जो आज तक चल रही है उसको उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए उन्होंने, 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के लिए और अलग अलग स्कूल बनाने का काम किया, आधुनिक स्कूल बनाने का काम किया पूरे उत्तर प्रदेश में। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया। उसमें से लखनऊ में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है और एक विकलांगजनों के लिए, खाली विकलांगजनों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व में अपने आप अकेली यूनिवर्सिटी है, जहां 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया। पहले विकलांगजन पूरे
देश में मारे मारे फिरते थे, उनको पढ़ाई नहीं हो पाती थी। पहले बहन मायावती जी ने लड़कियों का स्कूल बनाया, नेत्रहीन बच्चों के लिए बनाने का काम किया, लड़कों के लिए बनाया, और उसके बाद आगे चल करके जिससे 12वीं पास करने के बाद वो लोग आगे ग्रेजुएशन कर सकें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें, उन्होंने फिर ये यूनिवर्सिटी भी बना करके और देने का काम किया। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश जो अंधेरे में था 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी, उसको उन्होंने 13,500 मेगावाट पहुंचा करके चौतरफा उजाला उत्तर प्रदेश में करने का काम बहन मायावती जी ने किया। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। समाजवादी पार्टी ने 134 दंगे कराए। बहन मायावती जी की सरकार याद करिए, ये तो दंगे करा के और अपना ऐश कर रहे थे, नाच गाना देख रहे थे सैफई में बैठ करके मुख्यमंत्री जी। बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा फसाद, एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भाईचारा बना करके सारे धर्म के लोग और सारी जातियों के लोग आपस में रहते रहे। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। पूरा देश बहन मायावती जी का नाम लेता है कि अगर कोई राज करना जानता है और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करता है तो वो बहन मायावती जी हैं। जैसे ही कुर्सी में बैठती हैं पूरा प्रदेश एकदम से चौकन्ना हो जाता है और जितने अधिकारी हैं वो लाइन पे लग जाते हैं, जानते हैं कि अब इधर उधर नहीं कर सकते, अब तो कानून के हिसाब से और बहन मायावती जी के हुक्म मानने का काम करना है और कानून का राज स्थापित करना है। बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून राज का राज स्थापित करने के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने, आपको याद होगा, 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, जब हमारे ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने हाथ में कानून लेते हुए और कुछ गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चला दिया था। बहन मायावती जी ने उनको लखनऊ अपने बंगले पे बुलाया और बुला करके फिर अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहीं हथकड़ी लगवा करके और 5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम किया। तब कानून द्वारा कानून का राज। उनके लिए अपराधी अपराधी है, उसमें अपना पराया नहीं होता। जैसे कि समाजवादी पार्टी, एक खास लोग जो हैं उनके अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक खास लोग उनके अपने हैं, वो कुछ भी कर लें सब छूट है, कुछ नहीं, जाओ ये हमारे अपने हैं। जैसे कि हाथरस की बेटी के मामले में कहा, उसी तरह से हर जगह पर पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है कि आज लोग परेशान होकर के और बहन मायावती जी को याद कर रहे हैं। और ये समय है जबकि आपके हाथ में आपकी सबसे कीमती चीज है और वो है आपका वोट। सबसे कीमती चीज ये है आपके पास, और जिसका इस्तेमाल आपको 27 तारीख को करना है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आज से और 25-27 तारीख के बीच में जो दिन बचे हैं वो गिनती के 3-4 दिन हैं। इनको आपको एक एक दिन को पूरा 24 घंटे इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको ये मान लेना चाहिए कि हमारे ये दोनों प्रत्याशी जो आपके बीच में खड़े हैं, ये प्रत्याशी नहीं है, बल्कि आप लोग स्वयं हमारे प्रत्याशी हैं। हमारी निगाह में तो आप ही प्रत्याशी हैं। और जब आप प्रत्याशी बनते हैं, आप खुद अपने आप को प्रत्याशी मान लेंगे, तो आप जानते हैं कि आप खुद ही सोचना शुरू कर देंगे कि 24 घंटे हम अपने कैसे बिताएं जिससे कि हम चुनाव जीत सकें। और उसी सोच में बढ़ करके आपको अगले 3-4 दिन अपने लिए लगाने हैं, क्योंकि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। सरकार आप अपनी बनाने जा रहे हैं, अपने लोगों की सरकार बनाने जा रहे हैं, अपने लिए बनाने जा रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए बनाने जा रहे हैं। अपनी इस विधानसभा, दोनों विधानसभाओं को बढ़ाने के लिए, उनका स्तर बढ़ाने के लिए करने जा रहे हैं, भाईचारा बनाने के लिए करने जा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए जा रहे हैं, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए बनाने जा रहे हैं, बेरोजगारों को, जिनको बहन मायावती जी ने कहा है कि अब की बार हमारी सरकार बनने में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इस प्रदेश से हम बेरोजगारी दूर करें, उनके लिए बनाने जा रहे हैं। वित्त विहीन अध्यापक जो कि चारों तरफ पिछले 10 साल से खाली लाठियां खा रहे हैं, और लोगों जब वो जाके आंदोलन करते हैं, तो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ने
उनको धोखा देने का काम किया। उनसे वादा तो करा था कि हम तुम्हें सम्मानजनक 20 लाख ऐसे लोग हैं वित्तविहीन शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में, कि हम तुम्हें सम्मानजनक मानदेय देंगे, नियमावली बनाएंगे, तुम्हारे आगे के बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने उनको धोखा देने का काम किया। अन्य शिक्षकों को भी धोखा दिया। 59,000 शिक्षक आज भी आंदोलनरत हैं। लेकिन बहन मायावती जी को जब इन लोगों को ले जाके हमने मिलाने का काम किया, इनके जो मुख्य साथी लोग थे उनको मिलवाया, तो उन्होंने उनकी बात सुनने के बाद बहन मायावती जी ने कहा इनसे कि जाइए अपने इन वित्तविहीन शिक्षकों से कह दीजिए कि हम भी शिक्षक रहे हैं, हमें शिक्षक की ये दिक्कतें मालूम है कि कैसी तकलीफें उठती हैं, और इसलिए हमारी सरकार बनने पे आते ही हम एक कमीशन बनाने का काम करेंगे और उस कमीशन के माध्यम से शिक्षकों के साथ साथ में हम अन्य कर्मचारियों की भी जो भी समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का काम करेंगे, और आपकी जितनी ये मांगे जायज मांगे हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। वो बात बहन मायावती जी ने लगातार अपनी हर रैली में भी बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा कर्मचारियों से कि आपकी बहुत सी समस्याएं हैं, कोई एडहॉक है, कोई किसी को रेगुलर होना है, किसी को हर तरह की अलग अलग तरह की है, लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं इन सारी समस्याओं को हम उस कमीशन में लेकर के और इनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, जिससे कि कर्मचारी लोग आंदोलन करने की जगह अपना काम करें और अपने परिवार वालों की देखभाल करने का काम करें, अपना सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन जो है जिसको कि समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बनाए रखा, हम उसको लागू करने का काम करेंगे, उसको वापस लाने का काम करेंगे, और जो ये हमारे कर्मचारियों की मांग पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षों से चली आ रही है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। और ये सभी जानते हैं कि बहन मायावती जी झूठे घोषणा पत्र बनाने का काम नहीं करती हैं। वो जो कहती हैं मन से कहती हैं, और जो खुलेआम कहती हैं उसको वो करके भी दिखाती हैं, इसीलिए उनकी अलग साख है और अलग रूप से जानी जाती हैं। इसलिए भाइयों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आने वाली 27 तारीख को आप हमारे इन दोनों ही प्रत्याशियों को जो आपके बीच में चंद्र रावत जी और जग प्रसाद रावत जी, इनको अपना वोट दे करके और इनको भारी मतों से जिताने का काम करिए। हाथी के सामने वाले बटन को दबा करके इतने भारी मतों से इनको जिताइए जिससे कि इनके विरोधी लोग जो हैं उनकी जमानत जब्त करा करके और इनको विधानसभा में भेजिए, अपना मुखौटा बना के भेजिए, अपना मुख बना के भेजिए, जिससे कि आपकी बातें वहां रख सकें और आपके काम करवाने का काम कर सकें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन चुनाव है उस दिन इस बात को मत भूलिएगा कि उस दिन आप लोग घर में बाकी दिनचर्या जो रोज करते हैं वो मत करिएगा। आप पूजा पाठ, खाना, स्नान दान ये सब छोड़ करके पहले जा करके लाइन लगा करके अपने अपने पोलिंग बूथ में और लाइन से लग करके वोट डालने का काम करिएगा और वोट डलवाने का भी काम करिएगा। उसके बाद ही घर में जा करके आप जाके बाकी की दिनचर्या काम करिएगा। और जिन लोगों की ड्यूटी पोलिंग बूथ में लगी, हमारे साथियों की और हमारे लोगों की, जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो अपना पोलिंग बूथ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आखिरी मिनट तक आपको उस पोलिंग बूथ की सुरक्षा करनी है और अच्छा करनी है और सबसे वोट डलवाने का काम करना है। ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप वोट डालने जाएंगे आपको 2-2 मशीनें मिलेंगी वहां रखी हुई। एक बड़ी मशीन होगी जिसमें कि हाथी का निशान बना होगा, आपके प्रत्याशियों का नाम होगा, उस हाथी के निशान की बटन को आपको बहुत कस के दबा के रखना है और तब तक दबा के रखना, तेजी से दबाना है, इतनी तेज दबाइएगा कि जो वहां पर कमरा है और कमरे के बाहर तक हाथी की चिंगाड़ इन लोगों को जरूर सुनाई दे जाए कि अब देखो हाथी निकल पड़ा है। और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि उस बटन को तब तक दबाए रखिएगा, अपना अंगूठा ना हटाइएगा जब तक कि बगल में रखी हुई एक छोटी मशीन होगी जिससे कि एक पर्ची कट करके बाहर गिरेगी और उस पर्ची में हाथी के निशान की पर्ची अगर आपको दिख जाती है, अपने प्रत्याशी का नाम दिख जाता है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपका वोट सही पड़ गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वोट गलत पड़ा है। तो इसलिए अपना अंगूठा दबाए रखे आप वहां पर जो कर्मचारी है उसको आवाज दे करके और पोलिंग बूथ में बैठा होगा उसको बुलाइएगा और
उसको दिखाइएगा कि देखिए हम दबाए हुए हैं और पर्ची नहीं निकल की है। अगर आपने अपना अंगूठा हटा लिया तो वो मशीन बंद हो जाएगी और फिर वो कर्मचारी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आपको अपने वोटों की सुरक्षा करनी है। अब किसी से डरने दबने या किसी के लुभावन में नहीं आने की आवश्यकता है, और डरने दबने की तो आवश्यकता ऐसे भी नहीं है, क्योंकि अब डरने दबने का समय गया। अब तो डरने और दबने का समय इन लोगों के आ गया है जिन्होंने आपको अभी तक परेशान किया है और डराया और दबाया है। अब इनके डरने और दबने का समय आ गया है। 15 दिन का समय खाली बचा है। इसके बाद ये लोग, उसके पहले से ही जिस दिन 7 तारीख को आखिरी चुनाव का वोट पड़ेगा, 7 से 10 में लाखों की संख्या में इस तरह के लोग जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने उत्पीड़न किया है, लोगों को परेशान किया है, लोगों को तंग किया है, वो इस सरकार के उनको वरदस्त प्राप्त था, वो लोग अपना अगले उन 3 दिनों में सामान बांधने का काम करेंगे और प्रदेश छोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। आपको भी बड़ी संख्या में प्रदेश छोड़ते हुए लोग दिखेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।